नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए बैड बॉय बिलियनर्स को आपने जरूर देखा होगा। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जिसपे अलग अलग तरह के लोगों को दिखाया गया था। यहाँ पे विजय माल्या थे, नीरव मोदी थे, यहाँ पे सुब्रतो रॉय सहारा थे। तो बेसिकली डायरेक्टर का या टीम का या पूरी की पूरी इस जो पूरे डॉक्यूमेंट्री का मकसद ऐसा था कि जो भी कंट्री में इस तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स हुए हैं उसको पब्लिक तक ले जाया जाए। लेकिन माजरा यहाँ कुछ और हो गया है। यहाँ पे एक समन जो है कोर्ट ने, लखनऊ कोर्ट ने नेटफ्लिक्स ऑफिशियल्स को भेजा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बैड बॉय बिलियनर्स में आपने सुब्रतो राय सहारा या सहारा परिवार की इमेज को मलाइन किया है, टार्निश किया है। इसके लिए आप पे डिफेमेशन का केस बनता है। तो यहाँ पे डैमेजेस जो है वो सुब्रतो राय सहारा फैमिली जो क्लेम कर रही है, और कोर्ट ने भी सामान भेजा है और बोला है 15 नवंबर तक प्रोड्यूस हुई है कोर्ट में। यहाँ पे टीम को बोला गया है कि आप आइए और हमें बताइए कि इस तरह से आपने इतनी मसालेदार चीज़ें क्यों बनाई और आपने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट क्यों किया है, जैसा कि इस समय प्लेंटिफ का कहना है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली कि क्या इस तरह के समन्स वैलिड होने चाहिए, आईटी एक्ट क्या कहता है, क्या देश में हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी पर्सन सिनेमा के माध्यम से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करना चाहता है तो क्या उसमें इस तरह के हिंडरेंसेज आएंगे। सेक्शन 499 में क्या वीकनेसेस हैं, सेक्शन 499 क्यों विक्टोरियन है और क्यों सेक्शन 499 में अब थोड़ी लीनियंसी की जरूरत है। सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली किस तरह से फंक्शन करता है। आप राजस्थान जुडिशरी कोर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ आपको मेरी हर वीडियो का मिल जाएगा कपिल लाइव पे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बैड बॉय बिलियनर इंडियाज रिव्यू रेस्ट्रेन टेल ऑफ अनब्रिडल्ड डिबॉक्री। अब एग्जैक्टली देखो है क्या। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को दिखाया गया था। ये रिव्यू 15 अक्टूबर 2020 में एक रिव्यूअर ने दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे सायन घोष जी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपने फैक्ट्स दिखाए, आपने काफ़ी चीज़ों को स्कैंडलाइज भी यहाँ पे किया है, आपने काफ़ी चीज़ों को कहते हैं ना कि आईबॉल्स बटोरने का काम आपने किया है। आपने चीज़ों को स्कैंडलाइज करके दिखाया जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप आ सके। फैक्ट्स आपने ज़रूर दिखाए हैं, लेकिन उस पर मसाला जो लगाया है उसकी वजह से टार्निश तो इमेज यहाँ पे ऐसा होना ही है। तो अब यही एग्जैक्टली कहा गया कि ठीक है, ये इस तरह की सीरीज बननी चाहिए, देश को पता होना चाहिए किस किस ने क्या फाइनेंशियल स्कैम्स किए हैं, देश को हक है जानने का। लेकिन उन स्कैम्स को एड वर्बेटिम आप दिखाएं, जैसा हुआ वैसा दिखाएं, तथ्यों को उसी की तरह दिखाएं, तोड़ मरोड़ के ना दिखाएं। तो यहाँ पे जज सुनील कुमार जी ने भी यही कहा है कि नेटफ्लिक्स में बोला गया, नेटफ्लिक्स को बोला गया कि आप नवंबर 15 तक हमारे अपीयर हुई है। आप पे सेक्शन 500 499 में डिफेमेशन, 500 में उसकी पनिशमेंट डिफेमेशन का, साथ साथ 501 आप पे लगा है प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर टू बी डिफेमेटरी, 502 सेल ऑफ सच प्रिंटेड एनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर। फंडा बस यही है कि सुब्रतो राय सहारा फैमिली जो है वो कह रही है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक तरह से स्पाइसियर दिखाई गई है, इसमें रेट्रिक्स दिखाए गए हैं, इसमें अटेम्प्ट किया गया है कि सहारा ग्रुप की इमेज को बैड टेस्ट में दिखाया जा सके, क्योंकि हमारे अगेंस्ट ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं थे। लेकिन जिस तरह के एविडेंसेस या जिस तरह की बातें यहाँ की गई हैं इस सीरीज में, उसमें ये दिखाया गया कि हाँ, पहले से ये बात डिसाइड हो गई है कि ये सुब्रतो राय सहारा ने इस तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स किए हैं। तो अभी तो एक केस आया है, अब देखते हैं बाकी भी जो बाकी बैड बॉयज थे सो कॉल्ड इस सीरीज के, उनका क्या कहना है या उनके लॉयर्स कब कोर्ट पहुंचेंगे। फिलहाल इस केस की बात करते हैं, क्या एग्जैक्टली इसमें होने वाला है। विटनेस का यही कहना है कि डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ कमर्शियल गेन के लिए यहाँ पे यूज किया गया या फिर प्रोड्यूस किया गया। देखो बात वही आ जाती है कि अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो वो तो आपका फंडामेंटल राइट है, वो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में भी आपको ऐसे राइट्स मिलेंगे। लेकिन उस आर्टिकल 19 पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और वो कितने रीजनेबल है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यही कहा है कि ये जो मैटर है डिफेमेटरी भी है और ये अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फैमिली भी है। अब एंटायर मटेरियल को कोर्ट ने रिकॉर्ड पे कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने यही कहा कि अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस तो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायल तो उनको फेस करना ही पड़ेगा। उन्होंने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाया है, रेटरिक्स को यूज़ किया है, मसालेदार चीज़ें से मतलब मसालेदार स्पाइसेस को मतलब कह सकते हैं कि आपने इस तरह से यूज़ किए हैं फैक्ट्स को, जिससे व्यूअर्स को लगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे तो हमें देखना चाहिए, लेकिन उससे किसी ना किसी की इमेज जो है काफ़ी मलाइन हुई है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री को अपोज किया गया। वैसे तो सारा परिवार से शुरू से ही अपोज करता आ रहा है, नेटफ्लिक्स को कई बार बोला भी कि इसे रिलीज ना करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, नेटफ्लिक्स ने इसको रिलीज कर दिया था। अग्रीव पार्टी ने यहाँ पे कोर्ट से इंजंक्शन और रेस्ट्रेंट मांगा है। सारा ने यह भी कहा है कि हम 500 करोड़ के डैमेजेस जो है नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स को 500 करोड़ के डैमेजेस के लिए अब जो है वो नोटिस चला गया।
जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय एक हैशटैग ट्रेंड भी चल रहा है कि नेटफ्लिक्स को खींचा भी जा रहा है, नेटफ्लिक्स की मजाक भी उड़ाई जा रही है कि आप इस तरह से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके भारत की इमेज को या भारत के इन एंटरप्रेन्योर्स की इमेज को विश्व में खराब करना चाहते हैं। समझते हैं एग्जैक्टली आर्टिकल 19 क्या कहता है और आर्टिकल सेक्शन 499 कितना यूज होना चाहिए और आर्टिकल 19 में क्या लिमिटेशन है। देखो आर्टिकल 19(1) भारत में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करता है। ये ना सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर आप इंटरनेशनल कोवेनेंट्स देखेंगे, कन्वेंशन देखेंगे, यूडीएचआर भी इस तरह की बात करता है, यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स भी इस तरह की बात करता है। इनफैक्ट आप देखेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट भी इसी तरह की चीज़ों को, इसी तरह के राइट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन आर्टिकल 19 में 19(2) में कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर है। आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल यूज कीजिए, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, लेकिन आप उसके एवज में किसी को डिफेम नहीं कर सकते। मतलब आपका राइट कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, किसी और के इमेज को, उसकी रेपुटेशन को यहाँ पे इन्फ्रिंज ना करे। तो राइट टू स्पीच वर्सेस राइट टू रेपुटेशन का ये जो पूरा बैलेंस है ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आपने पहले भी इस तरह के बहुत केसेस देखे होंगे, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी लेट श्री अरुण जेटली जी ने भी कई केसेस फाइल किए थे जिसमें केजरीवाल ने कई स्पीचेस में किसी पॉलिटिकल लीडर को डिफेम किया था, ऐसा कहना था। बाद में वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए थे। और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रिडलॉक्स आते रहते हैं जहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा कोर्ट पहुँचते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने इस राइट को यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को आप ना करें। तो ये एक रीजन यहाँ पे भी है कि जिस तरह से आप इस पे रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं आर्टिकल 19 के यूसेज पे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, लेकिन हाँ वो ये कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फेयर और रीजनेबल होने चाहिए। कोर्ट ने भी अपने अलग अलग जजमेंट्स पे यही कहा है, सकल पेपर में भी कोर्ट ने यही कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। ब्रिजभूषण केस में भी कोर्ट ने यही कहा था, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बेनेट कोलमैन में भी कहा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए। मतलब आपने किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना है तो आपको उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। अब दूसरी बात आ जाती है राइट टू रेप्यूटेशन। अब देखो राइट टू रेप्यूटेशन बोल के ऐसा कोई राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आर्टिकल 21 जो कि लाइफ की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो वहां से एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो रेपुटेशन को भी इमर्ज कराती है। तो आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं राइट टू रेपुटेशन की बात करता है। तो हम आर्टिकल 19 वर्सेस 21 की बात अब कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपकी रेपुटेशन या किसी की रेपुटेशन हार्म हुई है, ठीक है, हैम्पर हुई है, मलाइन हुई है, तो आप फिर उसको सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी डिफेमेशन में ले जा सकते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी कहते हैं कि रेपुटेशन और ऑनर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच तो है इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट ये रेपुटेशन एंड ऑनर भी है। किसी की रेपुटेशन ऑनर आप इस तरह से खराब नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 आप देखेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स का, वहां पे भी राइट टू रेपुटेशन की बात की है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 10 यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी बात की गई है। फ्रीडम बेसिकली वो प्रोवाइड करता है कि आप प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ एंड एक्सप्रेशन में आपको कंप्लीट फ्रीडम मिले। तो मतलब बात ये हो जाती है कि जिस तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हैं या कोवेनेंट्स जो हैं वो आपको एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं, ऑन द अदर साइड वही आपको आपका फ्रीडम ऑफ रेपुटेशन, आपको रेपुटेशन ऑनर प्रोटेक्ट करने का भी राइट देते हैं। अब ये राइट टू रेपुटेशन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी चर्चा में आया था हाल ही में। यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने यही कहा था कि जो भी इंडिविजुअल की रेपुटेशन है वो उसका बेसिक एलिमेंट है, मतलब उसकी लाइफ का बेसिक एलिमेंट है। आर्टिकल 21 को वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करते हुए बैलेंस करना पड़ेगा उसके इंडिविजुअल आप रेपुटेशन के साथ साथ। इसी के साथ साथ कोर्ट ने लेकिन यह भी कहा था कि एसेंशियल है सेक्शन 499 में, सेक्शन 499 को जिंदा रखा जाए। कई बार कॉल भी आई है, कई बार बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि सेक्शन 499 ड्रैकोनियन है, ठीक है, विक्टोरियन एरा लॉ है, इसे हटा दिया जाए। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, इसे अलाइव रखना जरूरी है क्योंकि ये भी अपने आप में एक नेसेसरी सेक्शन है आईपीसी का। यहाँ पे प्रोटेक्ट की जाती है रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जैसा कि यहाँ पे कोर्ट में देखो अब क्या होगा, समन जैसे भेजा गया है तो कहा जाता है कि डिफेमेशन के केस में ट्रुथ इज द एब्सोल्यूट डिफेंस। याद रखना लाइन, ट्रुथ इज द एब्सोल्यूट डिफेंस। अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स के जो ये सीरीज मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो नेटफ्लिक्स के जो भी
इंडिया की टीम है उसको जाके बात प्रूव करनी होगी कि हमने ट्रुथ को ही रिप्रेजेंट किया, हमने कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं है फैक्ट्स को, हमने कोई मसाला नहीं लगाया, हमें जो चीज़ें न्यूज़ आर्टिकल से, जहाँ से भी पुलिस कंप्लेंट से, एफआईआर से, कोर्ट के वेरियस जजमेंट से हमें जो कुछ मिला हमने उसको प्रेजेंट किया। ये यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी को अग्रीव पार्टी के लिए प्रूव करके कोर्ट को बताना होगा। तो यहाँ पे ट्रुथ का वो सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडर अब देखें कि नेटफ्लिक्स ने कितना ट्रुथ दिखाया है। ये सीरीज आपने देखी होगी, पता चलेगा आपको, मैंने इसको नहीं देखा है, तो फिर ज़्यादा बेटर तभी पता चल पाएगा कि कितना यहाँ पे ट्रुथ है। अगर ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया गया है तो सहारा का जो क्लेम है वो जीत जाएगा, सहारा का क्लेम स्टैंडिंग रहेगा और कोर्ट सहारा को यहाँ पे विक्ट्री या कोर्ट सहारा के फेवर में जजमेंट देगी और सहारा जो 500 करोड़ का डिफेमेशन जो फाइल कर रहा है उसको सेटल करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स को। अब साथ ही साथ देखते हैं आईटी एक्ट में भी कई बार कहा जाता है कि ओटीटी को रेगुलेट करो। बहुत बार ये चर्चा आई है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करो, ओटीटी को रेगुलेट करो। इस आईटी की एरा में डिफेमेशन काफी आसान हो गया है। अब ओटीटी किसी की भी लाइफ पे कोई सीरीज बना देती है, अपने हिसाब से उसको दिखा देती है, मसालेदार चीजें भर देती है, फिर उसके बाद पब्लिक जो है उसको देखने भागती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की इनकम होती है, लेकिन जो जिस पर्सन की इमेज मलाइन की जाती है उसके पास कोई रिकोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे आईटी एक्ट में भी बार बार कहा जा रहा है कि फ्री स्पीच और रेपुटेशन के बैलेंस को बनाए रखना बहुत नेसेसरी है। इनफैक्ट आईटी एक्ट के अमेंडमेंट 2011 में कहा गया था कि डिफेमेशन जो है एक नॉन परमिसिबल एक्टिविटी है। आप आईटी मीडियम के थ्रू, ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसी को डिफेम नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते आपका तो राइट है, हम इसको कंप्लीटली रेगुलेट करेंगे, ऐसा भारत सरकार ने 2011 में कहा था, पार्लियामेंट ने हमारे अमेंड भी किया। गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ड्यूटी लगा दी सोशल मीडियाज पे या थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पे इंटरमीडियरीज हैं और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं कि आप ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएं जिससे यूजर्स की रेपुटेशन को बचाया जा सके। इसी को लेके आपने देखा ट्विटर का भी एक काफी लंबा टसल चला सरकार के साथ। तो ये बार बार डिमांड की जा रही है सेक्शन 67A आईटी एक्ट का प्रॉपर यूज हो, जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर हो, गवर्नमेंट इन ओटीटीज को रेगुलेट कर सके, क्या कंटेंट दिखाना है, क्या कंटेंट नहीं दिखाना है। दूसरी प्रॉब्लम इन ओटीटीज के साथ एक ऑप्शनिटी को भी लेके आ रही है कि टू मच ऑप्शनिटी का यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है। इसको लेके पाताल लोक के टाइम पे भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की डिमांड आई थी और सिर्फ पाताल लोक ही नहीं, बाकी और ऐसे और बहुत सारे ओटीटीज हैं जिनको रेगुलेट करने की डिमांड काफी लंबे समय से चलती आ रही है। तो यहाँ पे बात यही हो जाती है कि आप ऑब्सनिटी के नाम पे आप उस पर्टिकुलर सीरीज को जस्ट बिकॉज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो आप मटेरियल को या केस को आप या फिर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते ना। आप उसको सेंसेशन के साथ नहीं डाल सकते, आप उसको मसालेदार चीज़ों में या स्पाइसी दिखा के नहीं दिखा सकते, आप ऑब्सनिटी को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ऑब्सनिटी को नहीं इस तरह से बार बार फ्रेम में लेके आएंगे जिससे लोगों का उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ या उन सीरीज़ की तरफ जो आप कहेंगे देखने का उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा बढ़े या वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो ऐसी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन खरीदने में। तो यहाँ बार बार बात आ रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि अब कोर्ट को फाइनली डिसाइड करना होगा कि अब केस जैसे आगे बढ़ेगा आपको अपडेट हम ज़रूर देंगे, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे, ठीक है सुब्रत राय सहारा ने कोई या फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत बड़े बड़े किए होंगे, वो बात बिल्कुल सही है, वो कोर्ट का काम है उनको देखना, लेकिन सीरीज में इस तरह की चीज़ों को अगर आप सिर्फ किसी की इमेज को मलाइन करने के लिए दिखा रहे हैं या पैसा कमाने के लिए दिखा रहे हैं तो वो डिफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। सेक्शन 500 आईपीसी में उसकी सज़ा पूरी तरह से बनती है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।